गुड इवनिंग। केमिकल काइनेटिक्स का 7वां लेक्चर। ऑर्डर हम पढ़ चुके थे, ट्रांजिशन थ्योरी पे आने वाले थे। मैं ये कहूँ कि चाहे आप ये मान लीजिए कि ट्रांजिशन थ्योरी लास्ट टॉपिक है इस पूरे केमिकल काइनेटिक्स का, जो कि 2-3 लेक्चर का हो सकता है। हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात किया था, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर की भी बात कर लिया था, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर ही आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने के की वैल्यू दिया था 1/T ln C0/C, और यही चीज अगर बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए होती थी तो CT/C0 होता। कभी कभी बहुत कम ऐसा केस होता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ना दे के प्रेशर या कि कुछ और दे दिया जाता है, तो थोड़ा समस्या बनती है। क्या होता है, मान लीजिए कि कंसंट्रेशन नहीं दिया है प्रेशर, इन प्रेशर का प्रेशर के टर्म में अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ln P infinite minus P0 अपन P infinite minus P। आप ये वाला फार्मूला ले आके K की वैल्यू निकाल। ठीक, अच्छा P infinite क्या है? P infinite क्या है? प्रेशर एट T इक्वल टू इन्फिनिटी। प्रेशर एट T इक्वल टू 0 P0, और PT क्या है? प्रेशर एट T इक्वल टू। इस फार्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं। अगर कभी भी कंसंट्रेशन का टर्म नहीं दिया, प्रेशर की बात कर लिया, तो फिर इतने डाटा की जरूरत आपको पड़ेगी, और ये दिया रहेगा कहीं ना कहीं, ये दिया रहेगा P इनफाइनाइट देगा, P0 देगा, है ना। प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम इतना, प्रेशर एट इक्वल टू 0 इतना, तो बताइए 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद ऐसा ऐसा क्या जो भी है वहां से आप निकाल लोगे, और वहां से फिर जो भी चाहेगा निकाल लोगे। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आपकी यूज हो सकता है। कभी कभी ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में भी डाटा देके क्वेश्चन पूछ सकता है एडवांस लेवल तक में, तो वहां पे आप थीटा इनफाइनाइट माइनस थीटा नॉट लिखोगे। थीटा इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट T इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना एंगल हुआ है, कितना एंगल वो हुआ है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव जो होते हैं कंपाउंड, डेक्स्ट्रॉल वो आप पढ़े होंगे, D और L रोटेशन, तो है ना, ऐसे सीधा सीधा है, उसको अगर आप सोल्यूशन से गुजार दो, अगर ये सीधा ही रह गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर सोल्यूशन से गुजरने के बाद टेढ़ा हो गया, ठीक है, जैसे L कहेंगे, ऐसे हो गया तो ठीक है, उल्टा कह दिया क्या? उल्टा कह दिया क्या? नहीं, ठीक। तो इस तरह में कितना ये घूमा है वो थीटा की बात होती है ना। तो इन टर्म ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म में अगर आप के निकालोगे तो आएगा 1/T ln थीटा इनफाइनाइट माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इनफाइनाइट माइनस थीटा T। थीटा इनफाइनाइट क्या है? थीटा इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट टाइम पर कितना घूमा। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पर कितना घूमा, थीटा इनफाइनाइट। रोटेशन एट T इक्वल टू इनफिनिटी, थीटा 0 क्या है? रोटेशन एट T इक्वल टू 0, और थीटा T क्या है? रोटेशन एट T इक्वल टू। ये दो डाटा और मान लीजिए कभी एडवांस क्वेश्चन मिल गए, ऐसे आप निकाल। ठीक है,
चलिए ऑर्डर की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑर्डर टोटल प्रैक्टिकल है, टोटल एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। कुछ हिंट्स हैं, या कि यूनिट देख के, या कि ग्राफ देख के, या कि और रेट और देख के ऐसे हम यहाँ से जान सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी ऐसे बनते हैं, टेबल बना के एक मॉडल बनता है क्वेश्चन का, है ना। एक में रेट दे देगा, एक में टाइम दे देगा, टाइम के साथ रेट कैसे कन्वर्ट हो रहा है, रेट या कंसंट्रेशन दे देगा, टाइम दे देगा, टाइम के साथ कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है ना। तो वहां से आपको देख के देना होगा कि कितना टाइम डबल करने से रेट क्या हुआ, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट पे क्या असर पड़ा। तो वहां से आप ऑर्डर कर दे सकते हो, तो मॉडल पूछा जाता है। खैर चलिए ट्रांजिशन थ्योरी पे आते हैं, एक नया पार्ट और लास्ट पार्ट। ट्रांजिशन थ्योरी, और इसे आर्हीनियस थ्योरी भी कहा जाता है। इसे आर्हीनियस थ्योरी भी कहा जाता है। बोर्ड के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड ही पूछा गया है आज तक, तो वही पूछा भी जाएगा। उसके अलावा कुछ टॉपिक है नहीं यहाँ बोर्ड में पूछने के लिए। तो आर्हीनियस थ्योरी क्या कहती है वो देखते हैं। आर्हीनियस थ्योरी में पहले पॉइंट पर उन्होंने ये कहा कि प्रोडक्ट फॉर्म होना, या कि सीधा उन्होंने कहा कि रिएक्शन तभी होती है जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं। उन्होंने कहा कि रिएक्शन इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। उन्होंने कहा कि रिएक्शन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के कारण। चलिए अच्छी बात होगी। अगर हम मान लेते हैं कि ए और ए बी क्रिया करके A2 प्लस बी बना, मान लेते हैं रिएक्शन है, ए और ए बी क्रिया करके A2 और बी बना रहे हैं। इस रिएक्शन का जो रेट होगा, जो भी होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर कुछ मान लेते हैं, बी की पावर कुछ मान लेते हैं, जो भी ऑर्डर के हिसाब से, है ना। इसकी पावर ए मान लेते हैं, ए बी का पावर बी मान लेते हैं, ऐसा कुछ। इसका पावर एक्स कह देते हैं, इसका पावर वाई कह देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी घटेगा, के आएगा। अच्छा एक्स वाई क्यों? ऑर्डर के लिए। एक्स वाई क्यों? ऑर्डर की। आप ये नहीं कह सकते कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ 1 1 कहते नहीं। आप नहीं कह सकते, पर आपको ऑर्डर नहीं पता है। ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन किस ऑर्डर की है, ए बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन किस ऑर्डर की है, इसलिए हमने एक्स और वाई का नाम दिया। उन्होंने कहा कि ए और ए बी के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहे होंगे, इसी कारण से ये रिएक्शन हुई होगी। रिएक्शन स्लो है कि फास्ट है, ये चीज तो हम एक्सपेरिमेंटली ही देख पाएंगे, पर एक बात पक्की है कि जितनी तेजी से कोलिजन होगा उतनी तेजी से रिएक्शन, जितनी तेजी से कोलिजन होंगे, जितनी जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, उतना तेज प्रोडक्ट फॉर्म और उतना तेज रिएक्शन करेंगे। एक बात, कोलिजन के लिए क्या जिम्मेदार? एनर्जी। कोलिजन के लिए क्या जिम्मेदार है? एनर्जी। अगर हम कहीं से इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ाते, तो कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। दूसरे पॉइंट में हम कवर करते हैं, कहेंगे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर K of reaction increases। K क्या है? Rate constant of reaction increases, और rate constant of reaction increases, hence rate of reaction increases। ठीक है, तो ये बात पक्का है कि T बढ़ाएंगे तो K बढ़ेगा और इस हिसाब से
केमिकल इक्विलिब्रियम में भी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हुआ करता था वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता था सिवाय टेम्परेचर के। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता था और टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ जाता था। सेम वही चीज, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि जो कोलिजन होते हैं वो एक सिस्टमेटिक ढंग से होने चाहिए, जिसे हम प्रभावी टक्कर कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। ये क्या है? एक नया टर्म, इफेक्टिव कोलिजन क्या है? इफेक्टिव कोलिजन क्या है? मैं अगले पॉइंट पे लिखता हूं, थर्ड नंबर पे, कोलिजन शुड बी इफेक्टिव। कोलिजन शुड बी इफेक्टिव। कोलिजन शुड बी इफेक्टिव। ये इफेक्टिव कोलिजन क्या है भाई? अगर हम ए से ए बी बनाना चाहते हैं, मिला के A2 प्लस बी बनाना चाहते हैं, तो ए का टक्कर अगर ए से होगा, जैसे ए बी ऐसे रहा होगा, ए का टक्कर ए से हुआ होगा, तभी जाके ये टक्कर सही माना, तभी जाके प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर ए ऐसा मान लिया कि बी ए कुछ ऐसा रहा हो, बी ऐसा भी हो सकता है, और ए जाके बी से टकराए तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? नहीं। ए जाके बी से टकराएगा तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। इसलिए जहां जरूरी है वहीं पे टक्कर हो, जो अपने को प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जरूरी कंडीशन है वहीं पे टक्कर हो, इसे कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ये टक्कर इफेक्टिव कोलिजन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, इसलिए कोलिजन इज इफेक्टिव। या नहीं बनेगा, ए से बी मारेगा टक्कर तो ए भी बन जाएगा, जबकि ए भी बनाना ही नहीं जाने पहले से अपने पास, ठीक है। तो यहां पे क्या है? नो प्रोडक्ट फॉर्म। इसलिए दिस कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव। इसलिए यह कोलिजन जो है वो इफेक्टिव नहीं, ठीक है। तो कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर 1000 टक्कर हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 1000 का 1000 टक्कर इफेक्टिव। 1000 में हो सकते हैं 10-20% टक्कर इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन्स के टक्कर से अपने को रिएक्शन के रेट पे प्रभाव पड़ेगा। इफेक्टिव कोलिजन के अलावा रिएक्शन के रेट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट नोट करिए। ठीक है। अगले पॉइंट में ये कहा गया कि रिएक्शन में केवल वही मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेंगे। ये चीज मैं फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स में जब वर्क फंक्शन की बात आएगी तो वहां पे एक बार फिर से ये शब्द रिपीट होंगे। वहां पे थर्मियोनिक इमिशन वगैरह होंगे, इलेक्ट्रॉन इमिशन में हम वो चीज बात करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि रिएक्शन में केवल वही मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेंगे, ऐसा नहीं कि हुआ हुआ रिएक्शन का नहीं, रिएक्शन में केवल वही मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे जिनकी एनर्जी लेवल पे, यानी कि एनर्जी नहीं है चले आ रहे हैं रिएक्शन करने हम भी करेंगे, नहीं, एक फिक्स लेवल होना चाहिए उस रिएक्शन को करने के लिए। भाई कोई काम करने के लिए एक लेवल होना जरूरी है, उससे बढ़िया लेवल पे है तभी आपको काम करना होगा, है ना। बैंक वाले मांगते हैं ना लोन लेने जाओ तो कि आपकी इनकम 30,000 से ऊपर होनी चाहिए। 30,000 क्या है? वो मिनिमम लेवल है, 30,000 से नीचे वालों को लोन नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ एक फिक्स एनर्जी होती है, हर प्रकार की रिएक्शन के लिए एक फिक्स एनर्जी होती है, उससे कम जिन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे चाहे जितना, ठीक है। तो अगले पॉइंट में कहा गया only those molecules participate in reaction, only those molecules participate in reaction
whose energy is greater than a fixed minimum energy एक फिक्स है, हर प्रकार के रिएक्शन के लिए एक मिनिमम एनर्जी फिक्स है, उससे ज्यादा ही एनर्जी रिएक्टर्स के मॉलिक्यूल्स के पास होगी तो वही हिस्सा लेंगे, ठीक है। दिस मिनिमम एनर्जी, दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड को हिंदी में देहली कहते हैं, देहली ऊर्जा, ठीक है। सभी अभिकारकों को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि उनकी ऊर्जा एक निश्चित कम से कम ऊर्जा से अधिक हो, यह ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से ऊपर जिसकी एनर्जी होगी वही रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, इसके अलावा कोई भी हिस्सा नहीं, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि मान लीजिए हम समझने का प्रयास करें कि अपने पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अपने पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें से 10 मतलब ये मान लीजिए कि जिनमें से केवल 100 मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो वही केवल रिएक्शन करेंगे, है ना, केवल वही रिएक्शन करेंगे। मान लेते हैं कि 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर रिएक्शन के लिए लेट, ऐसा हिंदी में नहीं, मतलब आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है। मान लेते हैं कि रिएक्शन के लिए 20 जूल की आवश्यकता है, 20 जूल एनर्जी चाहिए, है ना। तो अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ये क्या है, मान लेते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लेते हैं 20 जूल। इस 1000 में से 100 के पास है, 100 के पास 21 प्लस जूल है, ठीक है, प्लस 21 जूल है, प्लस 21 जूल की एनर्जी, मतलब 20 से ज्यादा या कि 20 वाले कितने हैं, 100। और हम ऐसा मान लेते हैं कि 300 आदमी ऐसे हैं जिनके पास 19, 19.5 ऐसे कुछ, ठीक है। मान लेते हैं कि जो एनर्जी है 18 से लेके 20 के बीच में 300 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं। हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा। अच्छा, और हम ऐसा कह देते हैं कि और बाकी जो है वो 10, 5, 10, 4, 5 ऐसे वाले हैं। हमने 5 डिग्री सेल्सियस है कि इतना टेम्परेचर बढ़ाया जिससे कि एनर्जी 1-2 जूल बढ़ जाए, ठीक है। हमने इतना टेम्परेचर बढ़ाया जिससे कि एनर्जी कितना बढ़ जाए, 3-4 जूल बढ़ जाए, ज्यादा नहीं। तो क्या ये सारे मॉलिक्यूल्स भी थ्रेशोल्ड पे आ जाएंगे? भाई 3-4 जूल एनर्जी बढ़ाने लायक हमने टेम्परेचर दे दिया, इनकी भी टेम्परेचर एनर्जी बढ़ के कहाँ पहुंच गई, 20 सेकेंड थ्रेशोल्ड पे। मतलब ये भी अब रिएक्शन करने लगेंगे, मतलब क्या, प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगेगा, इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ये चीज आपको समझना होगा कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है। तो इस तरह से बढ़ जाता है, कैसे, क्योंकि पहले कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने पे थ्रेशोल्ड एनर्जी गेन करने वाले मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, इस हिसाब से उनका रेट बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज आप समझने के लिए, अगर आपको नोट करना हो तो अपनी भाषा में नोट भी कर सकते हैं, ऑफिशियली नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक नया टर्म आता है आपकी जिंदगी में, ट्रांजिशन स्टेट का। ये कौन सी स्टेट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी में संक्रमण अवस्था कहा जाता है। एक बार फिर से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वहां पे पढ़ेंगे कि SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट पाई जाती है। तो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में थोड़ा सा यहाँ भी जान लेते हैं।
जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि ए बी से मिलकर क्या बनाएगा, A2 और B। मान लेते हैं संक्रमण अवस्था वह अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट वह स्टेट है जिस पर ना बॉन्ड पूरी तरह से टूटे हैं ना बॉन्ड पूरी तरह से जुड़े। मतलब नाइदर न्यू बॉन्ड फॉर्म्स कंप्लीटली नॉर ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक कंप्लीटली। ठीक है, ना तो नए बॉन्ड पूरी तरह से बने हैं ना ही पुराने बॉन्ड पूरी तरह से टूटे हैं। बहुत ही अस्थायी अवस्था होती है, बहुत ही माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड के लिए होती है। जैसे ए जब ए बी पे अटैक करेगा, ए जब ए बी पे अटैक करेगा तो ए बी का बॉन्ड तोड़ेगा। अटैक करने का मतलब क्या हुआ, ए बी का बॉन्ड तोड़ के वो अपना बॉन्ड जोड़ना चाह रहा है, तो ए बी का बॉन्ड टूटेगा और उसी पर ए का बॉन्ड इधर धीरे धीरे जुड़ेगा। ये अवस्था जब ए बी का बॉन्ड पूरी तरह से टूटा नहीं है और A2 बनने के लिए पूरी तरह से बॉन्ड जुड़ा नहीं, ये जो स्टेट है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बिल्कुल अस्थायी अनस्टेबल स्टेट। और ये जो इतनी टाइम मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब याद होने चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट में बने मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि इसके बाद ही जैसे ही एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंची, जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं थी तब तक ये बनेगा ही नहीं। मतलब ये भी है कि ट्रांजिशन स्टेट कहां पे होती है, थ्रेशोल्ड। ये बात भी है कि ट्रांजिशन स्टेट पर मैक्सिमम एनर्जी होती है, उसके बाद एनर्जी घटना शुरू होती है। क्योंकि बॉन्ड जब बन जाते हैं ना तो एनर्जी कम हो जाती है, जब बॉन्ड टूट रहे होते हैं ना तो उस समय मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी पे होता है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इसको कहते हैं। और तो वही मैक्सिमम एनर्जी बता ही दिया बस। ठीक है, एक और टर्म मैं यहां आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी। दिख रहा है मार्कर में, इट इज मिनिमम एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स को देनी पड़ती है। भाई किसी के पास 5 है, चाहिए 20, तो कितना देना पड़ेगा, 15। तो 15 इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी। किसी के पास 17 है तो उसके लिए 3 ही चाहिए, तो उस मॉलिक्यूल के लिए 3 ही है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इट इज एनर्जी required to reach at threshold energy level। थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल पे पहुंचने के लिए जो एनर्जी जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, सक्रिय करने की, सक्रिय कब होगा भाई, जब थ्रेशोल्ड पे हो जाएगा तभी तो एक्टिव होगा। उसके पहले तो कोई मतलब है नहीं उसके पास एनर्जी, उससे पहले कितना मतलब अगर 0.1 कम है तभी वो सक्रिय नहीं है। अगर जैसे ही थ्रेशोल्ड पे पहुंचो ट्रांजिशन स्टेट बनी, काम खत्म। ठीक है, उसके बाद फिर एनर्जी घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं ग्राफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, और एनर्जी के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में और एनर्जी के बीच में, तो नॉर्मली ग्राफ ये ऐसे जाएगा। ठीक है,
अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो ग्राफ ऐसे फ्लैट होते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ग्राफ फ्लैट होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे, ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 नहीं दिखा और देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, ये T2 टेम्परेचर, ठीक है, ये T2 टेम्परेचर और T2 बड़ा है T1 से, T2 बड़ा है T1 से। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे ग्राफ फ्लैट होता जाएगा। मैं आपको एक और जानकारी बताऊं कि मान लेते हैं ये थ्रेशोल्ड है, ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसे हम ईटी कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा वाले हो तभी होगा। किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले टोटल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होती है वो इस रेंज में, इससे इधर यहां से थ्रेशोल्ड के बीच में मैक्सिमम 80%, मतलब 10-5% हो मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी इस मैक्सिमम एनर्जी से इससे पीछे हो, बहुत कम होते हैं ऐसे, ठीक है। तो 80% मॉलिक्यूल्स इस रेंज में अप्लाई करते हैं। ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला रेंज, ये वाला रेंज, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कूद के थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहुत करीब होते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा वाले भी बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, है ना। इसलिए नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ा के ही रिएक्शन बढ़िया करवाई जाती है, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड। अच्छा आप देखिए, अगर हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाए, ये T2 टेम्परेचर का ग्राफ, अगर हम इस टेम्परेचर की बात करें, इस वाले टेम्परेचर की, इसके लिए यहाँ पे, मतलब इसके लिए यहाँ पे इतने पार्ट अपने को ले रहे थे रिएक्शन मिक्स, और जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया ग्राफ फ्लैट हुआ थोड़ा सा, उसके बाद ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा कवर होने लगा, ये पूरा हिस्सा कवर होने लगा। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल्स की संख्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ गई और प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ आप तैयार रखिए, हाँ। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना बढ़िया ग्राफ फ्लैट हो, है ना, और उतना ज्यादा यहाँ से थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर ये पूरा पार्ट उतना मिलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स यहाँ से कुछ नहीं, डायरेक्ट ग्राफ ही पूछा जाता है, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर में नहीं होगी, कल हो पाएंगे। एक फार्मूला है ये वाला, ठीक है, नोट करिए इसको। पास करो। चलिए एक और ग्राफ के सहायता से हम कुछ आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी और बहुत सारी चीजों का एक और ग्राफ फील करते हैं। इस ग्राफ को थोड़ा मैं बड़ा ग्राफ बना रहा हूं जिससे कि समझने में आसानी हो। मान लेते हैं कि यहां पे रिएक्टेंट, ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पे रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ और ये मान लेते हैं कि ये जो लेवल है ये थ्रेशोल्ड, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये जो लेवल, चलो थोड़ा और ऊपर रिएक्टेंट ले लेते हैं, यहां पे ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये क्या है, ई थ्रेशोल्ड, ये मैक्सिमम एनर्जी है। इसके बाद फिर एनर्जी घटना शुरू हो जाएगी। जैसे ही यहां तक एनर्जी पहुंची उसके बाद बॉन्ड बनना शुरू हो जाएंगे और बने बॉन्ड की एनर्जी वैसे भी कम होती है, ठीक है। एनर्जी कब अधिकतम होती है, जब बॉन्ड टूट रहे होते हैं, उसी समय जरूरी होती है एनर्जी, उसी समय जरूरी होता है, बॉन्ड बनने के बाद क्या एनर्जी जरूरी, ठीक है। अगर आपको रिएक्टेंट से रिएक्शन करानी है, मैं ये केस एंडोथर्मिक के लिए देख रहा हूं, आप खूब अच्छे से जानते हैं एंडोथर्मिक वह रिएक्शन जहां एनर्जी देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक,
एंडोथर्मिक वह रिएक्शन जहां पे एनर्जी देनी पड़ती है किसकी रिएक्शन होने के। एक्सोथर्मिक वह रिएक्शन जहां एनर्जी खुद ही मिल जाती है। चूना को बुझाने की प्रक्रिया में एनर्जी खुद ही मिल जाती है, उबाल दे देता है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए स्वाभाविक बात है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी दे दी तो अपना प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा। ये बात पता होनी चाहिए कि एंडोथर्मिक में ई ऑफ प्रोडक्ट बड़ा होना चाहिए ई ऑफ रिएक्टेंट से। ये पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। खूब पढ़े हैं 11th में एंडोथर्मिक एक्टोथर्मिक का है बच्चों। एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी किसको देंगे? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट को एनर्जी दिया तभी तो प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट की एनर्जी स्वाभाविक बात से रिएक्टेंट से ज्यादा। यहाँ पे आपके पास ER था, हमने इसको एनर्जी देना शुरू किया, चलो यहां तक पहुंच गए। क्या ये ट्रांजिशन स्टेट यहां पे बनने लगेगी? हाँ, ये ट्रांजिशन स्टेट, यहां ट्रांजिशन स्टेट। मतलब आपसे कोई पूछे ट्रांजिशन स्टेट कहां बनती है, आप कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। कहां पे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंचा वैसे ट्रांजिशन स्टेट बनना, रिएक्शन शुरू हो गई, एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया तो रिएक्शन शुरू हो गई, रिएक्शन शुरू होते ही ट्रांजिशन स्टेट बनना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद धीरे 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 बांध बनने लगेंगे, बांध बनने लगेंगे, बांध बनने लगेंगे और यहाँ पे आके मान लीजिए बन गया। ठीक है, यहाँ पे आके मान लो होगा, यहाँ पे क्या बनाइए, देख रहे हो रिएक्टेंट से थोड़ा ज्यादा एनर्जी है, होना चाहिए था एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक होता तो ये बॉन्ड थोड़ा नीचे तक आ जाता। ठीक है, अच्छा, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और मैं इसको EAF कह रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान देंगे। ठीक है, EAF क्या है भाई? यहां पे मैं लिख रहा हूं EAF क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ठीक है, अच्छा, अगर आप उल्टा चलते, अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्शन बनाते तब भी आपको यहां से लेके यहां तक एनर्जी देनी ही पड़ती, क्योंकि बिना ट्रांजिशन स्टेट में आए तो कुछ होता नहीं। अगर आप प्रोडक्ट यहाँ पे होता, आप रिएक्शन बनाने आते तो प्रोडक्ट से ट्रांजिशन के लिए आप एनर्जी देते, मतलब यहां से यहां तक की एनर्जी को हम EAB कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? EAB क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। EAB ये है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, इधर तो हमने एनर्जी लिया है और इधर हम क्या ले रहे हैं? प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कितना कैसे हुई है। ठीक है, इस एक्सेस में क्या ले रहे हैं? प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, EAF और EAB के बीच का जो ये गैप, ये इसे ही कहते हैं डेल्टा एच। इसे ही क्या कहते हैं? डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच है एनर्जी गैप। डेल्टा एच क्या है? डिफरेंस ऑफ एनर्जी। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। हमेशा एंथैल्पी होती ही वही है, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है वो और रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है वो। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच की एनर्जी का गैप क्या होता है? मतलब अगर हम डेल्टा एच निकालें तो ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट, क्योंकि ई प्रोडक्ट ज्यादा है ई रिएक्टेंट से, इसलिए डेल्टा एच यहां पे क्या होगा?
पढ़ते ही आते थे हमेशा एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव कैसे, ठीक है, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच डायरेक्ट दे दिया गया कि प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, आप घटा दो, नहीं तो एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में कैसे, क्या ये डेल्टा एच ई ए एफ माइनस ई ए बी नहीं, डेल्टा एच इक्वल टू ई ए एफ माइनस ई ए, ये भी याद रखेंगे, दिया है, अक्सर दिया जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की इतनी एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा एच इतना है, बताओ बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, पूछा गया ये मॉडल को, ठीक है, डायरेक्ट इस फार्मूले और कुछ नहीं, वो तभी याद, मतलब फार्मूला भूल जाया करता है, पर ये ग्राफ तो नहीं भूलता, ग्राफ तो समझ में आता है अच्छे से कि क्या कैसे होगा, ठीक है, डेल्टा एच मिलेगा। और यहाँ से हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, अगर ये एक्सोथर्मिक होती तो क्या कहानी होती, वो आप अपने से कर सकते हैं, कैसे, इस बार ये बड़ा है, ये फिर क्या होता, देखिए ये नीचे आ जाता, तो यहां से यहां तक की एनर्जी बढ़ी, हालांकि वहां डेल्टा एच निगेटिव होता, हम ये भी कहेंगे कि डेल्टा एच ई ए एफ माइनस ई ए बी ही रहेगा, चाहे जहां, चाहे एंडोथर्मिक का हो चाहे एक्सोथर्मिक का हो, अब बिना कह देगा एक्सोथर्मिक में ई ए बी माइनस ई है, हम नहीं, पॉजिटिव के लिए जिम्मेदार नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि हमेशा ईपी माइनस ई, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से चलोगे तभी काम बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की ओर जाते टाइम कितनी एनर्जी लगी, माइनस प्रोडक्ट से इस पार आते टाइम कितनी एक्टिवेशन एनर्जी, वो, ठीक है, ये केस नोट करिए, और मैं इसी में एक्सोथर्मिक बनाऊंगा, ठीक है, यहां पे ई एक्स को लिखूंगा, एनर्जी मिलती, एनर्जी रिलीज होगी, और इस बार जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो छोटी हो जाती है, इस बार प्रोडक्ट की एनर्जी छोटी हो जाती है, मतलब ये कि रिएक्शन जब यहां से टूटेगी ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट की एनर्जी आपकी क्या होगी, ये होगी ना प्रोडक्ट की एनर्जी, वहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे होगी, ठीक है, अच्छा, इस बार अगर आप P से यहां तक जाओगे तो यहां से यहां तक की जो होगी, यहां से यहां तक की जो होगी इसमें कहेंगे ई ए, और ई ए बी इस बार बड़ा है, ई ए बी इस बार बड़ा है, बशर्ते डेल्टा एच ये, डेल्टा एच ईपी माइनस ई आर ही रहेगा, क्योंकि ईपी छोटा है ई आर से, इसलिए डेल्टा एच क्या आएगा, फॉर्मूला ये रहेगा, ई एफ, देखिए ई एफ, क्योंकि ई ए एफ छोटा है ई ए बी से, इसलिए डेल्टा एच क्या होगा, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच है, ठीक है, ये वाला ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कहाँ पे क्या कैसे हुआ है, रटे नहीं, ठीक है, और सिचुएशन पढ़ेंगे कल, तब तक देखते रहिए वीडियो, आराम से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ऑल द बेस्ट।